हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी इसके पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने देखा डीम्ड रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा सिंगल और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे करें। हाउ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। एवरी पर्सन who is liable to be registered or seeking registration shall follow the following procedure to obtain registration certificate under GST law। प्रत्येक व्यक्ति जो पंजीकरण करवाने के लिए उत्तरदायी है या स्वेच्छा से पंजीकरण करवाना चाहते हैं, वह जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेंगे। फर्स्ट है ए नंबर, इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST REG 01, यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 नाम का जो फॉर्म है उसके पार्ट ए में इंफॉर्मेशन देना। Firstly, such person has to declare his PAN, mobile number, email address, state or union territory in Part A of Form GST Registration 01 on the Common Portal। ये बोल रहा है कि सबसे पहले इस तरह के व्यक्ति को कॉमन पोर्टल पर, सामान्य पोर्टल पर जीएसटी फॉर्म REG-01 इसके भाग ए में अपना पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये बताना होगा उस स्टेट को या उस यूनियन टेरिटरी को जहां उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि जीएसटी फॉर्म रजिस्ट्रेशन 1 के पार्ट ए में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। सूचनाओं का सत्यापन। आफ्टर फिलिंग ऑफ द एबव डिटेल्स द फॉलोइंग वेरिफिकेशन शैल बी डन बाय द जीएसटी कॉमन पोर्टल। मतलब ये जो उपर्युक्त विवरण जब दाखिल कर दिया जाएगा, जीएसटी कॉमन पोर्टल द्वारा निम्नलिखित बातों का सत्यापन किया जाएगा। फर्स्ट, द परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन शैल बी वैलिडेटेड ऑनलाइन फ्रॉम द डेटाबेस मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि पैन की जांच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा बनाए गए डेटाबेस से ऑनलाइन की जाएगी। दूसरा, द मोबाइल नंबर शैल बी वेरीफाइड थ्रू ए वन टाइम पासवर्ड OTP सेंट टू द सेड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को उसी मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। एंड थर्ड है, द ईमेल एड्रेस शैल बी वेरीफाइड थ्रू ए सेपरेट वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP सेंट टू द सेड ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस को उसी ईमेल एड्रेस पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। तो ये सत्यापन का काम हो गया। सी नंबर है, इश्यू ऑफ टेम्पोरेरी रेफरेंस नंबर, अस्थायी संदर्भ संख्या जारी होना। ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ द पैन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ए टेम्पोरेरी रेफरेंस नंबर TRN shall be
generated and communicated to the applicant on the said mobile number and email address. पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल पते के सफल सत्यापन पर एक अस्थायी संदर्भ संख्या, जिसे हम टेम्पोरेरी रेफरेंस नंबर TRN भी कहते हैं, आवेदक को उसके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर इन्फॉर्म किया जाएगा। डी नंबर है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST REG 01। इस फॉर्म के पार्ट ए में पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का इंफॉर्मेशन दिया गया, जिसका वेरिफिकेशन भी किया गया। वेरिफिकेशन होने के बाद में एक टेम्पोररी रेफरेंस नंबर प्रोवाइड किया जाएगा एप्लीकेंट को। अब इसके बाद क्या होगा? सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST REG 01। GST फॉर्म REG 01 के भाग बी में आवेदन की प्रस्तुति। आफ्टर गेटिंग द रेफरेंस नंबर, द एप्लीकेंट शुड इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एन एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST REG 01 duly signed or verified through electronic verification code along with the documents specified in the said form। ये पॉइंट कह रहा है कि संदर्भ संख्या प्राप्त करने के बाद, रेफरेंस नंबर मिल जाने के बाद में एप्लीकेंट को GST फॉर्म REG 01 के पार्ट बी में इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन जमा करना होगा, जिसे विधिवत रूप से फॉर्म में दिए गए निर्धारित दस्तावेजों के साथ हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। मतलब फॉर्म बी में जब अप्लाई करेगा एप्लीकेंट, रेफरेंस नंबर मिलने के बाद में, तो फॉर्म ये पार्ट बी में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसका वेरिफिकेशन, उसके साथ में जो साइंड डॉक्यूमेंट्स है या इलेक्ट्रॉनिक कोड से वेरीफाई किया जाएगा उसको। नेक्स्ट है ई नंबर, इश्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ये बोल रहा है ऑन वेरिफिकेशन ऑफ एन एप्लीकेशन an acknowledgement shall be issued electronically to the applicant in form GST REG 02। मतलब प्राप्ति सूचना जारी करना। आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को GST फॉर्म REG 02 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्ति सूचना जारी की जाएगी। एक्नॉलेजमेंट इंफॉर्मेशन उसको दिया जाएगा एप्लीकेंट को कि भाई आपने अप्लाई किया है GST फॉर्म REG 01 के पार्ट बी में, तो इसी बात का एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा। हाउएवर, ए पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन शैल बी गिवन ए टेम्पोररी रेफरेंस नंबर बाय द कॉमन पोर्टल for making advance deposit of tax in accordance with the provisions of section 27, and the acknowledgement shall be issued electronically only after the said deposit. Such deposit shall be credited to the electronic cash ledger of casual taxable person। एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देने वाले व्यक्ति को सेक्शन 27 के प्रोविजन के अनुसार टैक्स को अग्रिम रूप से एडवांस के तौर पर जमा करवाने के लिए कॉमन पोर्टल द्वारा एक टेम्पोररी रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, और जो एडवांस टैक्स का अमाउंट जमा कर दिया जाएगा
उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक्नॉलेजमेंट का इंफॉर्मेशन इशू किया जाएगा। इस तरह के डिपॉजिट को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट कर दिया जाए। मतलब क्रेडिट करने का मतलब कि बाद में जब उसका टैक्स का लायबिलिटी अराइज होगा तो उसको फिर एडजस्ट मतलब किया जाएगा उसका। नेक्स्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल्स। ये पॉइंट बोल रहा है द एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर who shall examine the application and the accompanying documents, and if the same are found to be in order, approve the grant of registration to the applicant within a period of 3 working days from the date of submission of the application. ये जो आवेदन जो किया जाएगा रजिस्ट्रेशन का, उसको प्रॉपर ऑफिसर को उचित अधिकारी को भेज दिया जाएगा, जो कि एप्लीकेशन के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है उसकी जांच करेगा, और यदि सब कुछ क्रम में पाया जाता है तो वो एप्लीकेशन देने के डेट से 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। नेक्स्ट है G number, calling for information and explanation, where the application submitted is found to be deficient either in terms of any information or any document required to be furnished, or where the proper officer requires any clarification with regard to any information provided in the application or documents furnished therewith। कहने का मतलब है कि यदि जमा किए गए एप्लीकेशन में जो इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड है उस इंफॉर्मेशन में या किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है, या उसके साथ दिए गए एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन अगर मांगा जा रहा है, तो मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या करेगा? He may issue a notice to the applicant electronically in form GST Reg 03 within a period of 3 working days from the date of submission of the application, and the applicant shall furnish such clarification, information or documents electronically in form GST Reg 04 within a period of 7 working days from the date of the receipt of such notice। मतलब कि अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई क्लैरिफिकेशन चाहता है तो वह एप्लीकेंट को एप्लीकेशन देने के डेट से 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जीएसटी फॉर्म REG 03 में इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस इशू करेगा, और जो एप्लीकेंट है वो ऐसा नोटिस मिलने के डेट से 7 वर्किंग डेज के अंदर फॉर्म REG 04 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में इसका क्लैरिफिकेशन या जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो दे देगा। सेकंड है वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विथ द क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट, he may approve the grant of registration to the applicant within a period of 7 working days from the date of receipt of such clarification or information or documents। जहां प्रॉपर ऑफिसर उचित अधिकारी
एप्लीकेंट के द्वारा प्रेजेंट किया गया क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड है, वह ऐसे क्लैरिफिकेशन या इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट के रिसिप्ट के डेट से 7 वर्किंग डेज के अंदर एप्लीकेंट को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देगा, ग्रांट कर देगा। थर्ड है वेयर नो रिप्लाई इज फर्निश्ड by the applicant in response to the notice issued, or where the proper officer is not satisfied with the clarification, information or documents furnished, he shall, for reasons to be recorded in writing, reject such application and inform the applicant electronically in form GST REG 05। यदि इशू किए गए नोटिस के जवाब में एप्लीकेंट के द्वारा कोई जवाब, कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता है, या जहां प्रॉपर ऑफिसर ऐसे क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वह ऐसे एप्लीकेशन को रीजन के साथ रिजेक्ट कर देगा और एप्लीकेंट को इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी फॉर्म REG 05 में इंफॉर्म करेगा। फोर्थ है इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन ए पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन और विद इन ए पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज from the date of receipt of the clarification, information or documents furnished by the application for grant of registration shall be deemed to have been approved। यदि प्रॉपर ऑफिसर कोई कार्रवाई एप्लीकेशन जमा करने के डेट से 3 वर्किंग डेज के अंदर या एप्लीकेंट के द्वारा प्रेजेंट किया गया क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट के रिसीव करने के डेट से 7 वर्किंग डेज के अंदर कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है, विफल रहता है, तो मान लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया है। इसके आगे इन सच केस द एप्लीकेंट शैल बी कम्युनिकेटेड द रजिस्ट्रेशन नंबर and the certificate of registration shall be made available to him on the common portal within a period of 3 days after the expiry of the above period, that is 3 working days या 7 working days as the case may be। मतलब ऐसे कंडीशंस में एप्लीकेंट को रजिस्ट्रेशन नंबर का इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा और जो टाइम पीरियड है, मतलब 3 वर्किंग डेज या 7 वर्किंग डेज, इसके बीतने के 3 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको कॉमन पोर्टल पर अवेलेबल करवा दिया जाए। मतलब अब तक का प्रोसेस क्या है, जिसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, सबसे पहले वो जीएसटी फॉर्म REG 01 के पार्ट ए में अपना पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, स्टेट वगैरह बताएगा। फिर इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन पैन का भी होगा, मोबाइल नंबर का भी होगा और ईमेल आईडी का भी होगा। पैन का वेरिफिकेशन तो सेंट्रल बोर्ड का जो डेटाबेस है उससे हो जाएगा, मोबाइल नंबर का OTP से हो जाएगा, ईमेल एड्रेस का OTP से हो जाएगा। जब ये सारा चीज़ वेरीफाई हो जाएगा तो टेम्पोररी रेफरेंस नंबर इशू किया जाएगा। जब एप्लीकेंट को टेम्पोररी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा तब वो ये जीएसटी फॉर्म REG 01 के पार्ट बी में एप्लीकेशन फिलअप करके इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेगा। जब वह सबमिशन कर देगा तब
एप्लीकेंट को जीएसटी फॉर्म REG02 में इलेक्ट्रॉनिकली एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा। जब एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर को मिल जाएगा, वो सारा मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और सब कुछ अगर ऑर्डर में मिलता है तो वो एप्लीकेशन प्रेजेंट करने के डेट से 3 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देता है। लेकिन अगर जो एप्लीकेशन सबमिट किया गया उसमें कुछ कमी है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो उस कंडीशन में प्रॉपर ऑफिसर एप्लीकेशन देने के डेट से 3 वर्किंग डेज के अंदर जीएसटी फॉर्म REG03 में इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस भेजेगा कि भाई हमको इस बात का क्लैरिफिकेशन दीजिए। एप्लीकेंट जो है ऐसा नोटिस मिलने के डेट से 7 वर्किंग डेज में क्लैरिफिकेशन देगा। अगर ऑफिसर क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाइड है तो वो 7 दिन के बाद 7 वर्किंग डेज के अंदर में रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। और अगर एप्लीकेंट जो क्लैरिफिकेशन मांगा गया है उसके लिए कोई जवाब नहीं देता है तो प्रॉपर ऑफिसर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन जीएसटी फॉर्म REG05 में दे देगा। और अगर प्रॉपर ऑफिसर अप्लाई करने के डेट से 3 वर्किंग डेज के अंदर में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगता है या फिर क्लैरिफिकेशन मिलने के 7 वर्किंग डेज के अंदर वो कुछ भी नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन का वो अप्रूव हो गया है और रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया है। फ्रॉम 1st January 2020 every registered person shall undergo authentication or furnish proof of Aadhaar number in such form or manner as may be prescribed, provided if registered person does not possess Aadhaar number, then he shall be offered some alternate means for identification. 1 जनवरी 2020 से प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को निर्धारित किए गए तरीके के अनुसार प्रमाणीकरण से, वेरिफिकेशन से गुजरना होगा और अपना आधार नंबर का या यूआईडी का सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा। यदि रजिस्टर्ड पर्सन के पास में कोई आधार नंबर नहीं है तो उसकी पहचान के लिए कुछ वैकल्पिक साधन प्रदान किया जाएगा। In case of failure to undergo authentication of Aadhaar or other viable means of identification, the registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and other provisions of this act shall apply as if such person does not have a registration. आधार के प्रमाणीकरण या पहचान के अन्य व्यवहार्य साधनों से गुजरने में विफलता होने पर ऐसे व्यक्ति का अलॉट किया हुआ रजिस्ट्रेशन इनवैलिड मान लिया जाएगा, अमान्य मान लिया जाएगा और इस अधिनियम के अन्य प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि ऐसा व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। Persons other than individuals shall undergo authentication by furnishing Aadhaar of Karta, Managing Director, Whole-Time Director, Partners, Trustees, etc. इंडिविजुअल्स के अलावा कर्ता हो गए, प्रबंध निदेशक, फुल टाइम मैनेजर, ठीक है, पार्टनर्स, ट्रस्टी आदि का जो आधार है, यूआईडी है, उसको प्रेजेंट करके प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। द प्रोसेस ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन or some alternate viable means of identification shall be applicable for person seeking registration also.
मतलब ये जो आधार प्रमाणीकरण या पहचान के कुछ वैकल्पिक व्यवहार्य साधनों की प्रक्रिया पंजीकरण चाहने वाले व्यक्ति के लिए भी लागू होगी। अंतिम क्या है? इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, where the application for grant of registration has been approved, a certificate of registration in form GST REG 06 showing the principal place of business and additional place or places of business shall be made available to the applicant on the common portal, and a goods and services tax identification number shall be assigned subject to following characters namely। ये बता रहा है कि जहां रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी गई है, वहां एप्लीकेंट को जीएसटी फॉर्म REG 06 में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट कॉमन पोर्टल पर अवेलेबल कराया जाएगा। इस सर्टिफिकेट में बिजनेस के व्यवसाय के प्रमुख स्थान और अतिरिक्त स्थान या स्थानों का उल्लेख किया जाएगा और इसके साथ ही वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या GSTIN अलॉट कर दिया जाएगा। ये जो GSTIN है, इसमें 15 लेटर्स होते हैं, जो कि इस तरीके से मैंने पहले भी एक क्लास लिया है इस पर। 2 कैरेक्टर्स फॉर द स्टेट कोड, पहले 2 कैरेक्टर स्टेट कोड के लिए। अगले जो 10 कैरेक्टर हैं वो है परमानेंट अकाउंट नंबर या टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। 2 characters for the entity code, 1 check sum character. Every certificate of registration shall be duly signed or verified through electronic verification code by the proper officer under the act। पंजीकरण के हर प्रमाण पत्र को अधिनियम के तहत उचित अधिकारी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित या सत्यापित किया जाएगा। अब इस पर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जो हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखा, ये प्रोसेस कुछ मामलों में लागू नहीं होगा। क्या है? The above provisions for registration process shall not be applicable in the following cases। पंजीकरण प्रक्रिया के लिए उपरोक्त प्रावधान निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे। A non-resident taxable person, a person required to deduct tax at source under section 51, a person required to collect tax at source under section 52, and a person supplying online information and database access or retrieval services from one place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act 2017। मतलब ये जो प्रोसेस किस पर लागू नहीं होगा? एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति पर धारा 51 के तहत स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर, धारा 52 के तहत स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर, और IGST एक्ट 2017 की धारा 14 में उल्लिखित भारत के बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की किसी गैर कर योग्य ऑनलाइन सप्लायर को आपूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति।
ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, इनके लिए ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो हमने अभी देखा वो इनके लिए नहीं है। ए पर्सन हैविंग ए यूनिट or units in a special economic zone or being a special economic zone developer shall make a separate application for registration as a business vertical distinct from his other units located outside the special economic zone। ये बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जिसकी विशेष आर्थिक क्षेत्र में कोई इकाई है, कोई व्यक्ति जिसकी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई इकाई है, यूनिट है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकासकर्ता डेवलपर की यदि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर कोई अदर यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड हैं, तो ऐसी यूनिट्स के संबंध में वह बिजनेस वर्टिकल के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अलग से एप्लीकेशन करेगा। एग्जाम्पल है, ग्लोबल इंजीनियरिंग इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। इट हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन उत्तराखंड, 1 इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड अनदर आउटसाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये जो ग्लोबल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज में इंगेज्ड है, इसकी उत्तराखंड में मैन्युफैक्चरिंग की 2 यूनिट्स है। एक यूनिट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर है। इन दिस केस ग्लोबल इंजीनियरिंग हैज टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ यूनिट सिंस 1 यूनिट लोकेटेड आउटसाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूनिट लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कारण क्या है कि ग्लोबल इंजीनियरिंग की दोनों इकाइयों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर इस्टेब्लिश जो यूनिट्स है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्टेबल यूनिट से अलग है। एवरी पर्सन बीइंग एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर shall make a separate application for registration as such input service distributor। ऐसा व्यक्ति जो इनपुट सेवा का वितरक है, परंतु क्या माने, ऐसा व्यक्ति जो है वो इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अलग से एप्लीकेशन देगा। तो ये आज हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन के लिए किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। अगले क्लास में हम देखेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। थैंक यू।